अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शेखू। आज की ब्लॉगर बैठक के साथ आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हूं। आज मेरा जी चाह रहा है कि मैं थोड़ी सी माजी की सैर करूं और इस सैर के दौरान आपको अपने अपने साथ रखूं, अपने पुराने लोगों को, अपने नए लोगों को, अपने दोस्तों को और उस नौजवान नस्ल को जो उस दौर में अभी पैदा भी नहीं हुई थी। अगर पैदा हुई थी तो बहुत छोटी सी थी। ये ग़ालिबन 80 की दहाई की बात है, ग़ालिबन नहीं यकीनन 80 की दहाई की बात है। उससे पहले और उसके बाद के जो माह साल गुजरे तब की बात है। PTCL तब TNT कहलाया जाता था। 14 मेरे इस ब्लॉग का नाम भी 14 होगा, क्योंकि 14 पर बात होगी। 14 यानी 14 का हिंसा, 1 और 4। उस दौर में टेलीफोन एक्सचेंज जो होती थी वो मैनुअल होती थी। उसको मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताऊंगा। 14 पूरी दुनिया में जो टेलीफोन कंपनियां इस्तेमाल करती थीं वो टाइम के लिए हुआ करता था। यानी कि अगर आपने टाइम सही देखना है गवर्नमेंट का, स्टैंडर्ड टाइम, पाकिस्तान टाइम या किसी भी मुल्क का, वो उस मुल्क के हिसाब से होता था। हमारे मुल्क का अगर हमने देखना है, अपने लाहौर का देखना है या कराची का देखना है, तो 14 घुमाया जाता था। 1 और 4 डायल किया जाता था। गोल से सेट होते थे डायल वाले। अब तो खैर टच सिस्टम आ गया, बड़ा ज़माना चेंज हो गया। 14 घुमाकर तो एकदम आवाज़ शुरू हो जाती थी मशीनी, जो कि एक्यूरेट टाइम बताती थी, बिल्कुल सही टाइम बताती थी। वो टाइम सुनकर बंद कर दिया जाता था। अच्छा, उस वक्त एक कॉल हुआ करती थी। वो नवाज शरीफ का दौर नहीं था। अगर नवाज शरीफ का दौर होता तो शायद ये 14 वजूद में भी ना आता। एक कॉल हुआ करती थी। आप सारा दिन सारी रात लगे रहे हैं तो सिर्फ एक कॉल के पैसे पड़ेंगे। वो कॉल भी गालबन कोई 85 पैसे या 50 पैसे की हुआ करती थी गालबन। अब मुझे सही याद नहीं है, अलबत्ता मुझे इतना याद है 25 से 30 रुपए लाइन रेंट हुआ करता था टेलीफोन का। उस वक्त टेलीफोन किसी किसी के घर में हुआ करता था और बहुत कम लोगों के घरों में होता था। तो टेलीफोन लगवाना एक जान जोखों का काम था। टेलीफोन कोई दरख्वास्त देनी पड़ती थी, 2-2 साल दरख्वास्तें पड़ी रहती थीं। कोई बहुत बड़ी सिफारिश आपने करवा ली तो 5-6 महीने में टेलीफोन लगवा लिया, वरना टेलीफोन लगवाना कोई आसान काम नहीं था। टेलीफोन की एक्सचेंज जो होती थी वो मैनुअल किस्म की होती थी। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप अगर समझ लें तो ये मेरे ब्लॉग का मकसद आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा इंजॉय करेंगे आप। ये बड़ा जॉली किस्म का ब्लॉग होगा। टेलीफोन एक्सचेंज, ये थोड़ी सी खुश्क बातें बर्दाश्त कर लें, उसके बाद ज़रा तर बातें आ जाएंगी। टेलीफोन एक्सचेंज मैनुअल हुआ करती थी। जैसे उस वक्त दौर होते थे 6711435 ऐसे नंबर हुआ करते थे, 5-5 डिजिट के नंबर, 4-4 5-5 डिजिट के नंबर। फिर उसके बाद 6 डिजिट के नंबर आने चाहिए। 6 यानी कि हिंसों के, डिजिट को छोड़ें आप, समझ नहीं आएगी, हिंसों के नंबर आने शुरू हो गए। उसमें फिर जो नई एक्सचेंज मैनुअल लगी उसमें 2132 यानी कि ऐसे नंबर हुआ करते थे। हम जो एक्सचेंज वालों की ज़बान के मुताबिक जैसे इसको बुलाया जाता था उसी तरीके से हम भी बुलाते थे। मिसाल के तौर पर
सेंट्रल एक्सचेंज, सेंट्रल 5 की एक्सचेंज हुआ करती थी माल रोड पर, अब भी मौजूद है, जीपीओ के बिल्कुल सामने। वो सिर्फ एक मेन एक्सचेंज हुआ करती थी उस ज़माने में, बाकी छोटी छोटी एक्सचेंजें मुख्तलिफ इलाकों में लगी हुई थी, वो बाद में लगाई गई। और 2-1 की एक्सचेंज उधर नई शुरू हुई, पहले 6-5, 6-4 या ऐसे ही नंबर हुआ करते थे, कैंट का 7-2 वगैरह। उस टाइम फिर नई जो एक्सचेंज चाइना से इन्होंने मंगवाई या कहीं और से मंगवाई, तो वो 2-1 से उन्होंने नंबर शुरू किए। इसी तरह ही कैंट के नंबर 3-7 के थे, इचरे वाली साइड के नंबर जो अलामा इकबाल टाउन इचरे वाली साइड के नंबर 4-1 से शुरू होते थे, ये इसी तरह। अच्छा, अब होता ये था कि जिस एक्सचेंज में ये टेलीफोन चला करते थे, उसमें दो चीज़ें हुआ करती थी। एक तो स्विच रूम हुआ करता था, जहाँ टेलीफोन चलता था, जहाँ से आप उसको कवर करते थे टेलीफोन को, यानी कि जहाँ से वो चलता था। एक एमडीएफ हुआ करता था, उसके नीचे बनाया हुआ था, सेंट्रल 5 एक्सचेंज के नीचे। जब हम जाया करते थे, हमारे दोस्त बहुत सारे होते थे, वो बाद में अब बात अब चली है तो बहुत दूर तक जाएगी। तो ये आप में मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया कि अगर हम 14 डायल करते थे तो टाइम की आवाज़ आया करती थी, अगर हम 17 डायल करते थे तो इंक्वायरी थी, 18 पर कंप्लेंट की जाती थी। अब भी ऐसा ही है, अब थोड़े अरसे पहले से तब्दील कर दिया गया है 117 पर। अब आप यानी कि अब तो 1214 पर आ गया, 14 की जगह पर 114 आ गया। उन्होंने नंबर अब काफ़ी सारे चेंज कर दिए, क्योंकि डिजिटल एक्सचेंजें आ गई, उससे बहुत सारा कुछ चेंज हो गया। अच्छा, ये तो टेक्निकल बातें हैं, ये बाद में होती रहेंगी, बीच बीच में मैं आपको बताता चला जाऊंगा ये टेक्निकल बातें, क्योंकि ये ज़रूरी हैं ताकि आपको समझ आ जाए। बात हो रही थी 14 की। 14 क्या था? 14 बेसिकली टाइम देखने के लिए एक कॉल सेंटर बना हुआ था, ऑटोमेटिक, जहां एक फीमेल की आवाज़ भरी हुई थी, वो राइट टाइम बताया करती थी। एक्सचेंज में बैठे हुए लड़के, हमारे कुछ दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने एक जुगाड़ निकाला कि एक क्या नाम है, 14 को उन्होंने एक इकट्ठ करने का, जैसे यहाँ फेसबुक है, आजकल के जदीद दौर में व्हाट्सएप है, ऐसे ग्रुपिंग सिस्टम कर दिया। यानी कि उन्होंने 15 से 20 लाइनें उन्होंने आपस में मिला दी। मिसाल के तौर पर 2-1 का अगर एक्सचेंज था, तो हम 2-1 के एक्सचेंज वाले 14 जब डायल करते थे, वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते थे। 15 या 10 या 15 उन्होंने लाइनें रखी हुई थी, उससे ज़्यादा लाइनों को वो 14 बिजी मिलना शुरू हो जाता था। शुरू में उन्होंने क्या किया कि मखसूस एक टाइम मखसूस किया कि दोपहर को 2-3 घंटे ये काम इकट्ठा गपशप लगाने के लिए ये माहौल बनाया जाता कि 14 जो डायल करता, वहाँ लड़कियाँ लड़के इकट्ठे हो जाते, इश्क मशूकी की बातें, शेर व शायरी की बातें, गाली गलोच की बातें ये हुआ करती थी। रात को अमूमन सारी रात खुला रखते, वो जो नाइट ड्यूटी वाला लड़का होता। अच्छा, मैं सबसे पहले ये ज़हन में रखिएगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो भी नाम होंगे वो कलमी नाम होंगे, या जिस नाम से वो लड़के आते थे या लड़कियां आती थीं वही नाम लूँगा, बाकी और कोई नाम, ओरिजिनल नाम नहीं लूँगा। इत्तफाक की बात देखिए कि जितना दौर तरक्की कर रहा है उतना दौर नज़दीक आ रहा है, यानी कि ग्लोबल हो गया है। बहुत से लोग हमें यहाँ भी मिल रहे हैं, फेसबुक पर भी, जो हमारे किसी ज़माने में दोस्त हुआ करते थे। अब तो खैर मेरे बहुत से क्लोज़ दोस्त ऐसे भी हैं जिनसे मुलाकात होती रहती है, जो उस दौर के दोस्त हैं। कुछ दोस्त अमेरिका में चले गए, कुछ दोस्त फौत हो गए, मैं साथ साथ आपको बताता चला जाऊँगा। तो मैंने आपको बेसिक बैकग्राउंड इसकी बता दी कि वो ऐसे ही कैंट की एक्सचेंज में, 3-7 की एक्सचेंज में भी हमारे कुछ दोस्त थे, वो उधर क्या नाम है उसका, उधर भी 10-15 खोल देते थे। इस तरह 14 हर एरिया में उन्होंने ओपन किया हुआ था। ये बड़ों को भी पता था, मगर वो खामोश रहते थे कि लड़के लगे हुए हैं, लगे रहने दो, लड़के लड़की अयाशी करने दो। डी वगैरह पर उस टाइम डिविजनल इंजीनियर वगैरह होते थे, आजकल तो इन्होंने नाम भी चेंज कर दिए हैं, एसडीओ वगैरह, ये वो सारा कुछ हुआ करते थे।
तो हम अपने जो एक्सचेंज में दोस्त हुआ करते थे स्विच रूम में, उन्हें कह के हम मुकम्मल ओपन करवा लिया करते थे। अच्छा, होता कुछ यूँ था कि 1-4 पे जब हम डायल करते थे, जब कोई भी डायल करता था, वो लाइनें मिल जाती थी, आपस में गपशप हो जाती थी। शुरू में जब नया नया कोई आता था, उसको तो घास नहीं डाली जाती थी, उसको कहा जाता था भाई इसकी लाइन ड्रॉप कर दो, क्योंकि 15 बंदे पूरे हो गए हैं, 16वां बंदा नहीं आ सकता। अब मिसाल के तौर पे मैं लाइन में एंटर हो रहा हूँ, वो पंडाल भरा हुआ है 1-4 का, तो मैं एंटर नहीं हो रहा, मुझे बिजी मिल रहा है, बार बार बिजी मिल रहा है। मैंने अपने उसको एक्सचेंज वाले को, दोस्त को फ़ोन करना, ऐसे ही हमारा एक गैंग बना हुआ था। गैंग से मुराद एक ग्रुप बना हुआ था। तो वो जो एक्सचेंज से हमारा जो ताल्लुक़ था वो बड़ा करीबी था दोस्ती की वजह से। तो उन्हें हम कह दिया करते थे भाई यार ये इसकी फलां की लाइन ड्रॉप कर दे यार, ताकि हम अंदर आएँ। वो लाइन ड्रॉप करता था, हम डायल करते थे, साथ ही हमारा नंबर मिल जाता था वो ग्रुप के अंदर। अच्छा, वहाँ होता क्या था? गपशप का माहौल, इश्क मशूकी का माहौल, और ख़ुसूसन गाली गलोच का माहौल। आपस में ज़रूरी नहीं कि हम सारे आपस में वाकफ़ थे, मगर 2-4 का ग्रुप तो हमें याद होता था कि ये हमारे दोस्त हैं, वो नए आने वाले को। उसमें जैसे ये आजकल के दौर में होता है कि लड़की बन के लड़के का नाम लड़की रख लेती है, इस तरह वहाँ बड़े बड़े फ़नकार आया करते थे। अब मैं आपको उनका तारुफ ऐसा ऐसा करवाता चला जाता हूँ। ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, मगर मैं इसके 4-5 हिस्से करूँगा, क्योंकि 1-4 कोई छोटा मौजू नहीं है। 1-4 का जो मौजू है वो बेइंतहा वसी है। हर दिन एक कहानी था, हर बाब एक कहानी है, हर इंसान एक कहानी है, हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है, हर किरदार के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। मुझे वो किरदार ज़बानी याद हैं और मुझे वो किरदार कभी नहीं भूलते, वो ग्रुप के दोस्त कभी नहीं भूलते। उन जैसे पुरखुलूस इंसान, दोस्त और लड़कियों में से दोस्त वो आज तक नहीं भूले और ना ही कभी भूलेंगे। इंतहाई नफीस इंसान थे, अब भी ज़िंदा हैं, कुछ फौत हो गए, कुछ चले गए, बस ऐसे ही है। तो उसमें ये था कि मिसाल के तौर पे एक हमारे दोस्त फैज़ी साहब हुआ करते थे। मैं सबके कलमी नाम ले रहा हूँ, असल नाम मैं किसी का कोई नहीं लूँगा, ताकि अगर कोई मेरी इस वीडियो को सुने ताकि वो अपने आप को बुरा महसूस ना करे, क्योंकि बड़ी बड़ी शरारतें किया करते थे। वो शरारतें अब इस उम्र में असली नाम से बताना मुमकिन भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगेगा। फैज़ी साहब हुआ करते थे, कमाल खूबसूरत आवाज़ थी। उस टाइम आवाज़ का जादू था, जिसकी आवाज़ खूबसूरत थी, जो शुगल मेला ज़्यादा लगाता था, वो ज़्यादा लड़कियां फंसाता था। लड़कियां फंसाने से मुराद उसके ज़्यादा इश्क हुआ करते थे। फैज़ी साहब के भी बहुत सारे इश्क थे और उन्होंने भी बड़े इश्क किए। ग्रेट इंसान है, मेरा आज तक उनसे ताल्लुक़ कायम है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे एक नफीस इंसान मिला और नफीस दोस्त मिला उस दौर का। एक हमारे दोस्त राजा साहब हुआ करते थे। ये थोड़ा सा पहले मैं तारुफ करा दूँ, उसके बाद उनकी एक्टिंग, उनके किरदार पर बहस होगी। राजा साहब हुआ करते थे। राजा साहब आजकल अमेरिका में बड़े अच्छे ओहदे पर फाइज हैं और अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं। एक हमारे दोस्त सुहेल साहब हुआ करते थे, वो भी आलमी शौकीन बाज थे। उन्होंने भी बहुत सारी लड़कियां फंसाई और आजकल वो लाहौर में ही रिहाइश पजीर हैं। एक हमारे दोस्त ग्रुप के मेंबर शहरियार हुआ करते थे। ये सारे कलमी नाम मैं ले रहा हूँ। शहरियार की आवाज़ इंतहाई खूबसूरत थी। शहरियार की उम्र बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम हम नौजवान थे, वो उनकी उम्र हमारे जितनी थी, जो जितनी अब मेरी है। तो मगर उनको सबसे ज़्यादा लड़कियां, मेरा ख्याल है, जिस इंसान ने प्यार मोहब्बत से फंसाई वो शहरियार था। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा
कि वो मैं था, नहीं, वो शहरयार था। शहरयार सर के साथ ही एक थोड़ा आगे हमारे ग्रुप में एक गोशी साहब हुआ करते थे, वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। एक और साहब हुआ करते थे, वो भी फौत हो चुके हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि फौत हो गए, वो भी उसका भी जिक्र नहीं करूँगा मैं। एक हमारे दोस्त शहजाद साहब हुआ करते थे, पीने पिलाने के बहुत शौकीन थे, फौत हो चुके हैं वो बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी। उन्होंने एक बड़ी कमाल की लड़की फंसाई थी जो मजंग की रहने वाली थी, और नीलम नाम था। ये कलमी नाम मैं ले रहा हूँ, उनका असली नाम नहीं ले रहा। बड़ी कमाल खूबसूरत सी लड़की थी। और मज़े की बात ये देखिए कि शहजाद साहब का हुलिया अगर आप उस वक्त देखते, वो एक बूढ़े से शख्स थे और इंतहाई कमज़ोर, चारपाई से बग़ैर सहारे के उठ नहीं सकते थे। आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि आवाज़ के सहारे वो बेहतरीन से खूबसूरत लड़कियां फंसा लेते थे पूरी लाहौर की। और जब वो लड़की नीलम उनसे मिलने आई तो शहजाद साहब के पास उस वक्त कम से कम मैं नहीं था, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, मगर मैं किसी काम की वजह से जा नहीं सका था। तो शहजाद साहब ने बताया कि जब नीलम मुझसे मिलने आई तो मुझे देखकर हैरान रह गई, मगर उसने मुझे ये एक बात कही, शहजाद मैं शादी करूँगी तो तुम्हारे से करूँगी, बस तुम जैसे भी हो मुझे कबूल है। मगर शहजाद ने कहा नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, आप अपने ख़ानदान की मर्ज़ी से शादी करो, मेरी हालत इस ऐसी नहीं है कि मैं आपसे शादी करूं। हाँ, दोस्ती चलती रहेगी। फिर उनकी दोस्ती शादी तक चलती रही। उसके बाद वो नीलम की शादी हो गई। शहजाद ने कहीं और शादी करवाई, बाद में उसकी बीवी कैंसर से मर गई, शहजाद वैसे बेचारा फौत हो गया, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। एक हमारे दोस्त नडर साहब हुआ करते थे, नडर के नाम से आए। ये मैं वो नाम बता रहा हूँ जिस नाम से लोग उस ग्रुप में आते थे, 14 के ग्रुप में। नडर साहब पिछले दिनों अभी कोई 1 महीना हुआ फौत हो गए हैं। उनका ट्रांसप्लांट भी हुआ था जिगर का, वो चाइना में जाकर ट्रांसप्लांट करवा कर आए थे। वो इंतहाई नफीस शख्स थे, उधर कस्टम में इंस्पेक्टर थे वो, और जौली आदमी थे, यारों के यार थे। इंतहाई बोल बच्चन के माहिर। और दूसरे नंबर पर अगर उस लाहौर की लड़कियां जिन्होंने सबसे ज़्यादा बताई हैं वो नडर साहब थे। कमाल झूठ बोलते थे, अल्लाह उन्हें से जन्नत नसीब करे। एक और साहब थे मियाँ साहब, मुझे याद है मियाँ साहब डेनमार्क में रहा करते थे। वो जब भी पाकिस्तान आते थे सिर्फ इसी वजह से आते थे, 14 के लिए। 14 पे आना उनका। अब बाकी के नाम, एक एक आमिर साहब थे। आमिर साहब का भी काम, अपना कोई कारोबार था, वो भी आया करते थे। अच्छा, अब जो किरदार थे, ये काफ़ी सारा ग्रुप था। एक थे जुनेद साहब। जुनेद साहब जो थे वो हमें आखिर तक नहीं पता लगा कि वो कौन थे, मगर एक दफ़ा हुआ कुछ यूं कि नडर साहब मेरे पास आए, कहने लगे आओ यार आज जुनेद से मिलने चलते हैं। जुनेद साहब का अंदाज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जो ही आते थे, हेलो जुनेद बोल रहा हूं, हेलो जुनेद बोल रहा हूं, बड़ी मीठी सी आवाज़, एवं ही दिल धड़कने लग पड़ता था। हालांकि लड़के की आवाज़ थी, एवं ही दिल धड़कने लग। नडर साहब आए मेरे पास, कहने लगे जनाब चलें आप को जुनेद से मिला कर लाता हूँ। जुनेद साहब राजगढ़ में रहा करते थे, लाहौर राजगढ़ में। तो नडर साहब मुझे लेकर जुनेद साहब के घर चले गए। दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने, अंदर से आवाज़ आई, नसवानी जी कौन? उन्होंने कहा जी मैं असली नाम तो मैं लूँगा नहीं, नडर साहब वैसे भी फौत हो चुके हुए हैं। उन्होंने कहा जी मैं नडर, आ जाए जी अंदर। आ गए जी अंदर, चले गए, मैं चला गया अंदर, वो चले गए अंदर। अंदर खाने का ख़ास एहतमाम था और दस्तरखान बिछा हुआ था।
अनवा किस्म के खाने थे और बड़ी आओ भगत की गई। तो उन्होंने मेरा तारफ़ कराया कि जनाब ये, मैं अपना नाम भी नहीं बताऊंगा कि उस दौर में मैं किस नाम से आता था। बहरहाल मैं अपना नाम गुप्त ही रखना चाहूँगा और खुफिया रखना चाहूँगा। बस जो मेरा नाम इस टाइम है तो उसी को आप असल जानिए। उन्होंने कहा जी ये वो साहब आए हैं। बड़ा हैरान हूँ, बल्कि जुनेद साहब हुई। अच्छा, जब उन्होंने कहा जी ये जुनेद साहब हैं, आप यकीन करें मैं हक्का बक्का रह गया। सांवली सलोनी सी लड़की थी, नैन नक्श बहुत खूबसूरत थे, मगर रंग साफ नहीं था। मगर सांवली सलोनी में अगर नैन नक्श अच्छे हों तो अजीब सी बहार सी होती है, अजीब सा दिल को कुछ होता है। पर हम बैठे, खाना शाना खाया और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जुनैद के रूप में एक खूबसूरत दोस्त मुयस्सर आया, चाहे वो नडर साहब का ही हो। बाकी बातें आप छोड़ दीजिए। उसके बाद और बहुत सी फीमेल लड़कियां आया करती थी हमारे 1-4 के ग्रुप में। सब वाकफ़, अब तो खैर शादी होगी, नानियाँ चाची, नानियाँ दादियाँ बन गई होंगी, कुछ वफ़ात पा चुकी होंगी, कुछ कुब्बी हो गई होंगी, कुछ गौ माता बन गई होंगी और कुछ पता नहीं याद करती होंगी कि नहीं करती होंगी, अल्लाह जानता है। राजा साहब, अब मैं वो करैक्टर जो आया करते थे उन करैक्टर का थोड़ा सा तारुफ करवा दूं कि कैसे आया करते थे, ताकि मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा आधे घंटे से पहले। बाद में इसके बाद ये सिलसिला कभी कभार मैं चलाया करूँगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा, हर किरदार एक कहानी है और इतनी कहानी है, इतनी बड़ी कहानी है, इतनी बड़ी स्टोरी है उसकी कि मैं घंटों बोलता रहूं, घंटों आपको बताता रहूं, उनकी बातें ख़त्म नहीं होंगी। और ऐसी बातें कि कमाल। वो एक जनरल नॉलेज था पूरा, और एक ज़माना था जो हमने देखा, और एक यूं जानिए कि एक तजर्बा था जो हमने किया और उसका जो हमने फल उठाया, अच्छा और बुरा जो उसमें से हमने सीखा। हमने दुनिया के इसरार और रमूज़ उसमें से सीखे और बड़ा कुछ पाया। वक्त का ज़िया भी बहुत किया। बात हो रही थी किरदारों की। किरदारों में सबसे पहले मैं फैज़ी भाई के किरदार को आपके सामने पेश करूँगा। फैज़ी भाई फ़ोन पर आया करते थे उस ग्रुप में आने से पहले। हेलो, फैज़ी बोल रहा हूँ, फैज़ी। हेलो, फैज़ी बोल रहा हूँ, फैज़ी। सारे फैज़ साहब क्या हाल हैं, क्या हाल हैं, क्या हाल हैं, क्या हाल हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये वो बातें शुरू हो जाती थी, शेर व शायरी, ये वो। दूसरा किरदार था, ये छोटे छोटे मैं तारुफ करवाता चला जाऊँगा। दूसरा किरदार था मियाँ साहब का। मैं वो जब भी आते थे उनकी आमद की इत्तला एक गाने से हुआ करती थी। उस ज़माने में वो गाना 80 की दिहाई में वो गाना बड़ा मशहूर था कि चाय पर बुलाया है। वो आते ही टेप के साथ ये गाना लगाया करते थे, हमें पता लग जाता था मियाँ साहब आ गए हैं। आते ही सलाम लेते थे, मियाँ बोल रहा हूँ। पंजाबी सख्त ठेठ पंजाबी थे, मगर उर्दू में बात करते थे। उसके बाद राजा साहब का किरदार था। राजा साहब आजकल अमेरिका में होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। थोड़ी सी भारी सी आवाज़ के साथ बोलते थे, राजा बोल रहे हैं। पंजाबी और उर्दू को मिक्स करते थे, राजा बोल रहे हैं। अच्छा, एक करैक्टर के साथ 4-4, 5-5 करैक्टर जुड़े हुए थे। वो कुछ लोगों को पता था, बहुत से लोगों को नहीं पता था। जो बहुत क्लोज साथी थे उनको पता था कि ये एक करैक्टर 4 करैक्टर रखता है, या 3 करैक्टर रखता है, या 2 करैक्टर रखता है। उसके बाद नडर साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, फौत हो गए हैं। उनका भी यही स्टाइल था कि नडर बोल रहा हूँ, क्या हाल चाल है जानू। जानू से बात शुरू करते थे, मेरी जान जानू, जानू मेरी जान जानू। उस दौर में जानू बड़ा मशहूर था, इसलिए वो जानू जानू ज़रा ज़्यादा किया करते थे।
जानू से मुझे याद आया, जानू कैरम क्लब के नाम से कैरम क्लब भी खोला गया था जिस पर नडर साहब आकर बैठा करते थे। शहरियार साहब थे, बहुत खूबसूरत आवाज़ थी, उनका अंदाज जुदा था। आते ही उनका अंदाज जो आने का था, डायल करते साथ ही आने का था, 1-4 के अंदर एंटर होने का। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में। ये उनका स्टाइल था, यानी कि आते साथ गाना गाते हुए अंदर एंटर होना, हम पता चल जाता था। फिर कहते हैं शहरियार बोल रहा हूँ, ये उनका एक मखसूस स्टाइल था। गोशी अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, फौत हो गया हुआ है, उसका भी ये स्टाइल था, मगर उसका बड़ा सिंपल सा स्टाइल था। गोशी बोल रहा हूँ भाई, गोशी बोल रहा हूँ भाई। शहजाद साहब जो फौत हो गए हैं, जिनका मैंने आपको बताया कि मजंग की लड़की के साथ उनका एक माशका बड़ा मशहूर हुआ था, पीने पिलाने के बड़े शौकीन थे और यारबाश आदमी थे, इकट्ठे होकर हम सब बैठा बूठा करते थे। वो आते थे, आवाज़ उनकी बड़ी खूबसूरत थी, भारी सी आवाज़ थी और बड़ी लोचदार सी आवाज़ थी। शहजाद बोल रहा हूँ, आदाब अर्ज़ है, शहजाद बोल रहा हूँ। उस टाइम एक और टेक्निकल बात भी आपको बताता चला जाऊं, टेलीफोन सेट पर हम खसूसी ध्यान दिया करते थे। टेलीफोन सेट को यूं जानिए कि महबूबा से ज़्यादा समझा जाता था। हम 2 सेट ज़्यादातर इस्तेमाल किया करते थे जो हमारा ग्रुप था। एक तो ब्लैक सेट, वो जो कुंडे पर लगा हुआ होता है, ऊंचा सा, जिसको पुराने ज़माने का सेट भी कहा जा सकता है। एक वाइट सेट टीआईपी वालों का, ये भी टीआईपी वालों का था, जिनके टीएनटी वालों का। उस टाइम पीटीसीएल को टीएनटी कहा जाता था। ये सेट हरिपुर में तैयार होते थे, कमाल के सेट थे। हम जब बात करते थे, साथ वाले बंदे को हमारी बात का इल्म नहीं होता था, इनकी इतनी आहिस्ता आवाज़ में बात करते थे। साथ वाला बंदा नहीं, उनका जो क्या कहना चाहिए, अब मुझे नाम भूल गया, अंदर जो होता है, बहरहाल फिर याद आएगा बता दूंगा। इतना हसास होता था उनका माइक्रो जो माउथ पीस, सॉरी माउथ पीस, उनका इतना हसास होता था कि हम अगर फूक की आवाज़ के साथ भी होते बात करते तो आवाज़ पहुंच जाती थी। उसका एयर पीस हुआ, माउथ पीस हुआ, इंतहाई हसास थे और बहुत टॉप क्लास थे। सीमेंस का वो कंपनी जर्मनी से दरामद किए जाते थे, हरिपुर में वो उसको तैयार किया जाता था, टीएनटी वाले उनको तैयार करते थे। वो सेट साथ मिलता था जब कनेक्शन लगाया जाता था। उसकी मिनिमम सी फीस होती थी मेरा ख्याल 200-400 रुपये। वो सेट आम भी सेकेंड हैंड में मिल जाया करते थे। ये टेक्निकल सी बात मैंने बीच में बता दिया आपको। तो बात हो रही थी शहजाद साहब की। शहजाद साहब की आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी। उसके बाद एक मैं बिल्कुल सादा सा, आपको पता है बंदा हूँ मैं, सादगी से तरीके से आया करता था, मगर गाना शाना गाते ये अमूमन एक गाना बड़ा उस ज़माने में मशहूर था, वो गाना भी गाकर जब आया करता था कि ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूँगा नहीं लूँगा, बस तुझको शाम कहूँगा, ये शाम और तेरा नाम। ये अब
तो खैर आवाज़ बूढ़ी हो गई, अब क्या पता लगना है। बहरहाल इस तरीके से एंट्री होती थी। तो उसका बाकी जो एक गुप्त करैक्टर हुआ करते थे, आधे घंटे की वीडियो हो गई है मेरा ख्याल है, बहुत हो गया, मगर गुप्त करैक्टरों का थोड़ा सा मैं तारुफ करवा दूं। ये 1-4 में जो हमारा ग्रुप हुआ करता था उसमें गुप्त करैक्टर हुआ करते थे। गुप्त करैक्टर से मुराद खुफिया करैक्टर। वो इन्हीं करैक्टरों में से, इन्हीं लोगों में से अपने मुख्तलिफ गुप्त करैक्टर थे, जिसमें एक था चीदा छुरी मार, एक और था क्या नाम है, मीदा। उनके मैं आपको छोटे छोटे डायलॉग जरूर सुनाऊंगा। एक था टूट बटौट, एक था क्या नाम है उसका, मीदा छोलियां वाला। एक किरदार और था, 3-4 और किरदार थे मेरे जहन में, आते आते चले जाएंगे जो जो बात चलनी शुरू हो जाएगी। जो किरदार मेरे जहन में आ गए हैं उनके मैं आपको डायलॉग सुना देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि वो डायलॉग क्या थे, उनके आने का स्टाइल क्या होता था उन किरदारों के। अब जो मीदा छुरी मार आ रहा है, वो आते ही जो अल्फाज अदा किया करता था वो कहता था, छुरी भी मेरे कोल है ते उंज भी मैं बदमाश हूं। यानी कि ये उसका एक डायलॉग होता था, उसे पता चलता था मीदा छुरी मार आ गया जनाब। छुरी भी मेरे कोल है ते उंज भी मैं बदमाश हूं। ये उसका करैक्टर एक अपनाया हुआ था किसी दोस्त ने, किसी साथी ने। चीदा जो आया करता था वो अमूमन ये जो किरदार हुआ करते थे ये गाली गलोच वाले किरदार थे। यानी कि मिसाल के तौर पर कोई किसी की लड़की को ले उड़ा है, किसी की मशूक को ले उड़ा है, या वो उसको तंग कर रहा है, तो वो ये फिर करैक्टर एक मंजर आम पर आया करता था, वो गालियां देने के लिए। अब चीदा जब आ रहा है, ओ तेरी प्यार दी, तेरी माँ दी, तेरी प्यार दी, तेरी माँ दी, यानी कि आवाज को थोड़ा सा लोच दे के उसने ये आवाज को गले से निकालता था। ओए चीता बोल लिया, ये उसकी आवाज हुआ करती थी उस करैक्टर की। और जनाब आते ही उसने सिर्फ गालियां निकालनी है, और गालियां भी ऐसी ऐसी जात की कि वो जो उस पर निगाह रखी होती थी दूसरे की मशूक पर, वो भाग जाता था। आखिरी हरबा ये होता था अगर वो नहीं भागता तो उसकी लाइन ड्रॉप करा दी जाती थी, मगर पहला हरबा यही होता था कि उसके ऊपर अटैक किया जाए गालियों का। ये करैक्टर हुआ करते थे। एक करैक्टर हुआ करता था टूट बटूट का। टूट बटूट का जो करैक्टर था उसके जो डायलॉग, वो डायलॉग कुछ यूं थे। हाँ, इससे पहले टूट बटूट के किरदार से पहले माफी चाहता हूं, एक किरदार होता था भूत का। वो भूत का था या एक और, हाँ भूत का किरदार था। वो भी आजकल अमेरिका में है, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में शुमार होते हैं। और वो अमूमन जब आया करते थे, मैं बोल रहे हैं भूत, आगे से हम आवाज लगाया करते तेरी माँ की, यानी कि आवाज लगाया करते थे। उसका करैक्टर था ना, तो उस करैक्टर के हिसाब से जब उसने आना, आगे से आवाज भी वैसी पढ़नी, मैं बोल रहे हैं भूत, आगे से आवाज भी वैसी पढ़नी, तेरी मारी। बहरहाल ये मुकम्मल नहीं मैं करूंगा, तो मगर ये वो मेरा बड़ा अजीज दोस्त है, बचपन का दोस्त है, लंगोटिया यार है, अंडरवेयर फ्रेंड है, अब भी मौजूद है। और मेरी तकरीबन दूसरे तीसरे दिन फैजी भाई से भी बात होती है, उससे भी, भूत से भी बात होती है। अच्छा, अब आ गया मैं टूट बटूट के किरदार। उसका मैं नाम भूल गया था भूत का, इसलिए माजरत चाहता हूँ भूत से भी कि मैंने उनका नाम आखिर में लिया। हालांकि वो भी एक बड़ा बेहतरीन किरदार था, उसने भी बहुत सारी लड़कियां फंसाई। अब मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, समनाबाद की उसने माँ को भी फंसाया और बेटी को भी फंसाया। इतना ख़तरनाक इंसान था कि मोढे पे परना रख के कोई दे रहा है और फ़ायदा कोई उठा रहा है। ऐसा जालिम दरिंदा इंसान भूत था। अगर वो सुन रहा है
तो यकीन करें कि मुझे आज तक उस पर गुस्सा है। मेरा बड़ा जिगरी यार है, मैं गुस्सा करूंगा अभी तो मुझे गालियां ही निकालेगा, नो प्रॉब्लम। टूट बटूट के किरदार पर आते हैं। टूट बटूट का जब किरदार आया करता था तो आते ही उसने कहना, जनाब मैं बोल रहा टूट बटूट, मैं नहीं कटनिया जे गाला, मैं नहीं कटनिया जे गाला, नोमी तेरी, यानी कि उसके बाद उसने गालियां शुरू कर दी। फिर उसका दूसरा जो डायलॉग हुआ करता था, मैं बोल रहा टूट बटूट, मैं पंजो नमाजा इको टाइम पिया पढ़दा जे, इको टाइम पिया पढ़दा जे, मैं नहीं कढनिया गाला, मैं नहीं कढनिया गाला, ओ नोमी तेरी, यानी कि उसके बाद फिर गालियां शुरू हो जानी। ये एक किरदार था टूट बटूट का, और जो बड़ा अरसा चला। 1-4 की दास्तान जारी और सारी रहेगी, और उन किरदारों के बारे में बात होती रहेगी जो जिंदा जावेद हैं, हमारे दिलों में जिंदा और ताबिंदा रहेंगे हमारे दिलों में। एक एक किरदार सोने से तुला हुआ था, एक एक किरदार अपनी जगह पर एक पूरा पूरा ज़माना था, और है कुछ वफ़ात पा चुके, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, कुछ ज़िंदा व जावेद हैं, कुछ हमारे साथी हैं अब भी जिनसे मुलाकात होती है, और ऐसे हैं जैसे यकजान दो कालिब वाला हिसाब है। और अगर वो मेरी बात सुन रहे हों तो माजरत के साथ कि अगर उन्हें दुख हुआ हो, मैंने कलमी नाम से बात की है, तो मेरा बड़ा जी चाहता था कि कभी कभार 1-4 पर भी बात करूं, पूरे ज़माने को बताऊं कि 1-4 क्या हुआ करता था, कैसा ग्रुपिंग था, कैसा वो एक बेहतरीन ग्रुप था हर इलाके का। उसके बाद 1-4 के बाद मैं 2-2 पर भी बात करूंगा। जब डिजिटल एक्सचेंज आई तो 2-2 पर हमने क्या किया, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6 ये नंबर हुआ करते थे। सिर्फ 2 डिजिट डायल करने से हम आपस में पूरा लाहौर मिल जाया करता था, और पूरे लाहौर में जो गदर मचा होता था लड़का लड़कियों का, वो एक अलहदा दास्तान है, वो 1-4 से अलहदा दास्तान है। मगर हमारे 1-4 के जो ग्रुप था वो 2-2 पर भी आया, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 पर भी आया। वो शादियां होने के बावजूद भी हम उसको चलाते रहे। आखिरकार 1-4 गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, मगर वो दास्तानें, वो किस्से, वो कहानियाँ, वो एक एक किरदार जो एक एक ज़माना था, वो ज़िंदा और ताबिंदा रहेगा, और उसके दिलों में, हमारे दिलों में उनकी यादें कभी नहीं जाएंगी। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।